हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम पेलर में। तो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं बिहार पुलिस फायरमैन एसएससी जीडी और अन्य जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं उसके लिए हिंदी के महत्वपूर्ण चैप्टर शब्द, जिससे काफ़ी अच्छे अच्छे प्रश्न एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो उसको हम देखेंगे और समझेंगे ताकि एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन गलत ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले है शब्द। शब्द सबसे पहले है शब्द। अब शब्द है क्या? तो शब्द का परिभाषा होता है एक या अधिक वर्णों से बनी हुई स्वतंत्र एवं सार्थक ध्वनि को शब्द कहते हैं। एक या अधिक वर्णों से बनी हुई स्वतंत्र एवं सार्थक ध्वनि को शब्द कहते हैं। जैसे कि लिख दिए राम, तो राम एक शब्द है। राम लिखे एक शब्द है, तो इसमें एक या एक से अधिक वर्णों से बनी हुई स्वतंत्र एवं सार्थक ध्वनि को शब्द कहते हैं। जिसका कुछ ना कुछ अर्थ हो उसे शब्द कहते हैं। जैसे राम हुआ शब्द, जैसे लिखे घोड़ा, तो ये भी एक शब्द है। तो इसमें एक वर्ण है या एक से अधिक, तो ये हुआ शब्द का उदाहरण। चलिए अब देखते हैं शब्द के भेद। नेक्स्ट है प्रयोग के आधार पर शब्दों की भिन्न भिन्न जातियां होती है, जिन्हें शब्द भेद कहा जाता है। शब्द भेद मुख्यतः दो वर्गों में विभक्त किया जाता है, जिसे नीचे दी गई चित्र से स्पष्ट किया गया है। तो देखिए क्या क्या है शब्द के भेद। तो शब्द यहाँ पर है शब्द के भेद। तो एक है स्रोत के आधार पर शब्द के भेद और एक है रचना के आधार पर शब्द के भेद। तो देखते हैं स्रोत के आधार पर कौन कौन से भेद हैं। तो स्रोत के आधार पर है तत्सम, तद्भव और अर्ध तत्सम। स्रोत के आधार पर फिर से देखिएगा तत्सम, तद्भव, अर्ध तत्सम। और स्रोत के आधार पर दो भेद है, एक में तत्सम, तद्भव, अर्ध तत्सम, और एक है देशज और विदेशज शब्द। स्रोत के आधार पर भी शब्द को दो भागों में बांटा गया है। एक है तत्सम, तद्भव, अर्ध तत्सम। दो में है देशज और विदेशज। और दूसरा है रचना के आधार पर शब्द के भेद है। तो इसमें है एक है रूढ़ शब्द, दो में है यौगिक शब्द और तीन में है योग रूढ़ शब्द। तो स्रोत के आधार पर शब्द के दो भेद, स्रोत के आधार पर शब्द के कुल 5 भेद होते हैं। तत्सम, तद्भव, अर्ध तत्सम, देशज और विदेशज। तो स्रोत के आधार पर शब्द के 5 भेद है, तत्सम, तद्भव, अर्ध तत्सम, देशज और विदेशज। और रचना के आधार पर शब्द के 3 भेद है, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। तो चलिए सभी को हम बारी बारी से समझते हैं। नेक्स्ट है स्रोत के आधार पर शब्द के भेद। स्रोत के आधार पर तो पुर्तगाली, अरबी, फारसी, अंग्रेजी आदि पुर्तगाली, अरबी, फारसी, अंग्रेजी आदि आगत यानी विदेशी भाषा के शब्दों के अतिरिक्त अन्य शब्द जो हिंदी भाषा में प्रचलित है, उन्हें स्रोत के आधार पर निम्न प्रकार से बांटा गया है। देखते हैं क्या क्या है निम्न प्रकार। तो एक में है तत्सम, तद्भव और अर्ध तत्सम। तो चलिए तत्सम देखते हैं। तत्सम शब्द तत् जोड़ सम से मिलकर बना है। तत्सम शब्द जो है जो तत् और सम से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है उसके समान, अर्थात संस्कृत के समान जो शब्द। तो तत्सम शब्द तत् जोड़ सम से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है उसके समान, अर्थात संस्कृत के समान। क्या है कि तत्सम शब्द जो है वो तत् और सम से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है उसके समान, अर्थात संस्कृत के समान। देखिए आगे परिभाषा है, जो शब्द संस्कृत भाषा से हिंदी में आए हैं और ज्यों का त्यों प्रयुक्त रहे हैं। क्या है कि जो शब्द संस्कृत भाषा से लिए गए हैं और हिंदी में लाए गए हैं और उसे ज्यों का त्यों
प्रयुक्त हो रहे हैं। संस्कृत के शब्द हिंदी में, इसका मतलब हुआ कि संस्कृत का शब्द हिंदी में आए हैं और उसका प्रयोग जैसा संस्कृत में हो रहा है वैसा ही हिंदी में हो रहे हैं, उसे हम तत्सम शब्द कहते हैं। तो संस्कृत से ली गई शब्द जिसे हिंदी में लाया गया है और उसे संस्कृत की तरह ही हिंदी में भी प्रयोग किया जाता है, उसे तत्सम शब्द कहते हैं। तो इसका परिभाषा है, जो शब्द संस्कृत भाषा से हिंदी में आए हैं और ज्यों का त्यों प्रयुक्त हो रहे हैं तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे राजा, ये संस्कृत का शब्द है। पुष्प का मतलब होता है फूल, ये भी संस्कृत का शब्द है। कवि भी संस्कृत का शब्द है। आज्ञा भी संस्कृत का शब्द है। अग्नि का मतलब होता है आग, ये भी संस्कृत का शब्द है। वायु, ये भी संस्कृत का शब्द है। वत्स संस्कृत का शब्द है। भ्राता, ये सब संस्कृत का शब्द है और हिंदी में ज्यों का त्यों प्रयुक्त हो रहे हैं। तो यह इस प्रकार के शब्द को तत्सम शब्द कहते हैं। जो शब्द संस्कृत भाषा से लिए गए हैं और हिंदी में ज्यों का त्यों प्रयुक्त हो रहे हैं, उसे तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे में राजा, पुष्प, कवि, आज्ञा, अग्नि, वायु, वत्स, भ्राता इत्यादि। नेक्स्ट है तत्भव शब्द। तद्भव शब्द का होता है तत् जोड़ भव से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है उससे उत्पन्न या विकसित। क्या है कि तत्भव से, तत् जोड़ भव से मिलकर बना है तद्भव, जिसका अर्थ होता है उससे उत्पन्न या विकसित। किससे उत्पन्न? तो चलिए आगे देखते हैं। अर्थात वे शब्द जो संस्कृत से उत्पन्न या विकसित हुए हैं तद्भव कहलाते हैं। वैसा शब्द जो संस्कृत में थे और उससे उत्पन्न हुए हैं, यानी कि संस्कृत में थे और उससे उत्पन्न होकर हिंदी में आए हैं, तो उसे तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे मोर जो है वो संस्कृत का शब्द है और हिंदी में आया है। चार यानी कि वो संस्कृत का मोर, चार को चतुर्थ करते हैं संस्कृत में, और ये चार संस्कृत से आए हैं। बच्चा भी संस्कृत से आया है। फूल को पुष्प कहते हैं और ये सब पुष्प जो है संस्कृत का शब्द है और फूल है हिंदी का शब्द। तो तद्भव में हुआ वे शब्द जो संस्कृत से उत्पन्न या विकसित हुए हैं, संस्कृत में थे लेकिन उससे उत्पन्न या विकसित हुए हैं, उसे तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे मोर, चार, बच्चा, फूल इत्यादि, ये सब हुआ तत्सम तद्भव शब्द। नेक्स्ट है अर्ध तत्सम शब्द। अर्ध तत्सम शब्द उन संस्कृत शब्दों को कहते हैं जो प्राकृत भाषा में बोलने वाले के उच्चारण से बिगड़ते कुछ और ही रूप के हो गए हैं। अर्ध तत्सम शब्द उन संस्कृत के शब्दों को कहते हैं जो प्राकृत भाषा बोलने वाले के उच्चारण से, प्राकृत भाषा बोलने वाले यानी जो प्राकृत भाषा बोलते हैं उनके उच्चारण से बिगड़ते कुछ और ही रूप में आ गए हैं। जैसे कि वक्ष, आज्ञा, मुंह, बांस इत्यादि, ये सब है अर्ध तत्सम शब्द। इन तीनों प्रकार के शब्दों को तत्सम, तद्भव, अर्ध तत्सम के कुछ है। तो ये हुआ तत्सम, तद्भव और अर्ध तत्सम शब्द। नेक्स्ट है देशज शब्द। देशज शब्द की उत्पत्ति देश जोड़ ज यानी देश में जन्मा के योग से बनी हुई है, जिसका अर्थ होता है देश में जन्मा। जो शब्द देश में जन्मा है उसे देशज शब्द कहते हैं। देशज उन शब्दों को कहते हैं जो बोलचाल तथा देश की अन्य भाषाओं से गृहीत है, यानी कि जो शब्द जो बोलचाल तथा देश की अन्य भाषाओं से गृहीत है उसे देशज शब्द कहते हैं। जैसे इसका उदाहरण है कि कटोरा, कौरी, खिड़की, डिबिया, लोटा, ये सभी देशज शब्द का उदाहरण है। कटोरा कोई विदेशी शब्द नहीं, ये सिर्फ अपने ही देश में कटोरा बोला जाता है, डिबिया बोला जाता है, लोटा, ये सब देशज शब्द है। तो देशज शब्द की उत्पत्ति देश जोड़ ज के योग से बना है, जिसका अर्थ होता है देश में जन्मा शब्द। देशज जिसका अर्थ है देश में जन्मा शब्द। देशज उन शब्दों को कहते हैं जो बोलचाल तथा देश की अन्य भाषाओं से गृहीत है।
यानी कि बोलचाल की भाषाओं, देश तथा अन्य शब्दों से गृहीत भाषा को देशज शब्द कहते हैं, जैसे कटोरा, कौड़ी, खिड़की, डिबिया, लोटा। विदेशज शब्द की उत्पत्ति विदेश जोड़ ज से हुई है, जिसका अर्थ है विदेश में जन्मा, यानी कि वह विदेश में उस शब्द की उत्पत्ति हुई है। विदेशज उन शब्दों को कहते हैं, विदेशज उन शब्दों को कहते हैं जो किसी विदेशी भाषा से आए हैं। विदेशी भाषा से आने के कारण ही इसे आगत शब्द की संज्ञा दी जाती है। हिंदी भाषा में अनेक शब्द ऐसे भी हैं जो है तो विदेशी मूल के, किंतु परस्पर संपर्क के कारण यहाँ हिंदी भाषा में प्रचलित हो गए हैं। यानी वैसा शब्द जो विदेश की बोलचाल की भाषा में पाया जाता है लेकिन उसका प्रयोग हिंदी में भी हो रहा है, उसे विदेशज शब्द कहते हैं। तो क्या है कि हिंदी भाषा में अनेक शब्द ऐसे भी हैं जो विदेशी मूल के किंतु परस्पर संपर्क के कारण यहाँ हिंदी भाषा में प्रचलित हो गए हैं, यानी कि उसका प्रयोग हमेशा संपर्क में रहा है, जिसके कारण उसका प्रयोग हिंदी में होने लगा है। इनमें से महत्वपूर्ण फारसी, अरबी, तुर्की, अंग्रेजी आदि भाषाओं से जो शब्द हिंदी में आए हैं वे विदेशी यानी विदेशज कहलाते हैं। जैसे ऑर्डर एक विदेशी शब्द है लेकिन इसका प्रयोग हिंदी में भी किया जाता है। कंपनी एक विदेशी शब्द है लेकिन इसका प्रयोग हिंदी में किया जाता है। कैंप भी एक इंग्लिश में भी सेम लिखाता है और हिंदी में भी कैंप वैसे ही लिखाता है। क्रिकेट भी एक इंग्लिश का शब्द है लेकिन इसका प्रयोग हिंदी में भी करते हैं। ऑर्डर भी एक इंग्लिश का शब्द है लेकिन इसका प्रयोग हम हिंदी में ज्यों का त्यों करते हैं। कंपनी भी इंग्लिश का ही शब्द है लेकिन इसको हम हिंदी में भी कंपनी ही लिखते हैं। तो क्या है कि विदेशज शब्द परस्पर संपर्क के कारण यहाँ हिंदी में प्रचलित हो गए हैं। तो विदेशी मूल के किंतु परस्पर संपर्क यानी हमेशा संपर्क के कारण इसे हिंदी भाषा में प्रचलित हो गए हैं और इसे हिंदी में भी प्रयोग किए जाने लगा है। तो ये शब्द हुआ विदेशज शब्द, जैसे ऑर्डर, कंपनी, कैंप, क्रिकेट आदि ये शब्द विदेश के शब्द है और हिंदी में इसका प्रयोग हो रहे हैं, तो इसे विदेशज शब्द कहते हैं। अब है हिंदी एक रचनात्मक शब्द है। रचना के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं। क्या है कि रचना के आधार पर शब्द को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है रूढ़ शब्द। तो रूढ़ वे शब्द है जिसका कोई भी खंड सार्थक नहीं होता है और जो परंपरा से किसी विशिष्ट अर्थ में चले आ रहे हैं। रूढ़ वे शब्द हैं जिनका कोई भी खंड सार्थक न हो, यानी कि कोई हम उसका खंड करें ना तो उसका कोई अर्थ न हो, मानी कि उसका कोई अर्थ न निकले, उसका हम खंड करें और कोई अर्थ न निकले। जैसे कि नाक, जल, आग। अब जैसे कि नाक है, अब जैसे कि नाक लिखे नाक, अब इसको ना को अलग कर दिए और क को अलग कर दिए तो न ही ना का अर्थ निकला और न ही क का अर्थ निकला। तो ये तो हुआ निरर्थक, यानी कि इसका कोई भी खंड सार्थक न हो, इसका कोई किसी भी खंड का अर्थ ही नहीं निकले। जब तक कि दोनों खंड एक साथ आता है, जब दोनों शब्द एक साथ आता है तभी उसका अर्थ निकलता है। अगर उसके खंड को तोड़ा जाए, अगर उस शब्द को तोड़ा जाए तो किसी भी खंड का अर्थ नहीं निकलता है। तो उसे तो वैसे शब्द को रूढ़ शब्द कहते हैं। परिभाषा फिर से देखिएगा, रूढ़ वे शब्द है जिसका कोई भी खंड सार्थक नहीं होता है और जो परंपरा से किसी विशिष्ट अर्थ में चले आ रहे हैं। जैसे नाक में ना को और क को खंड का कोई अर्थ नहीं है। इसी प्रकार जल शब्द में ज और ल, जैसे कि लिखे ज, तो ज का भी कोई अर्थ नहीं है और ल का भी कोई अर्थ नहीं है। तो ये हुआ रूढ़ शब्द। वैसे शब्द को कहते हैं जिसका कोई भी खंड सार्थक न हो और जो परंपरा से किसी विशिष्ट अर्थ में चले आ रहे हैं, जैसे नाक, जल, आग आदि को रूढ़ शब्द कहते हैं। नेक्स्ट है यौगिक शब्द। दूसरा है यौगिक शब्द। वे शब्द जो 2 या 2 से अधिक सार्थक शब्द खंडों के योग से निर्मित होते हैं। वे शब्द जो 2 या 2 से अधिक सार्थक शब्द खंडों के योग से निर्मित होते हैं,
यौगिक शब्द कहलाते हैं। यानी कि वैसा शब्द जिसको तोड़ने पर प्रत्येक भाग का कुछ ना कुछ अर्थ निकले। क्या है कि इसका कहने का अर्थ है कि वैसा शब्द जिसके खंड करने पर प्रत्येक खंडों का कुछ ना कुछ अर्थ निकले। परिभाषा का मतलब वही हुआ कि वे शब्द जो दो या दो से अधिक सार्थक शब्द खंडों के योग से निर्मित होते हैं, यौगिक शब्द कहलाते हैं। यानी कि किसी भी खंड को हम मिला दिए तो उसका किसी न किसी अर्थ निकला। जैसे कि पाठशाला हुआ, तो पाठशाला में हुआ पाठ, यानी कि कोई भी पाठ, और शाला माने जहाँ पर पाठ पढ़ने जाते हैं उसी के लिए वो शाला है, यानी कि घर। तो पाठशाला, पाठ और शाला का भी अर्थ हुआ पाठ पर, जहाँ पर पढ़ाई होती है उसे पाठ कहते हैं, और शाला माने घर, यानी कि जहाँ पर पढ़ाई होती है उसे पाठशाला कहते हैं। विज्ञान, बी का भी अर्थ है और ज्ञान, यानी बी का अर्थ हुआ विशेष, बी का अर्थ हुआ विशेष, बी का भी अर्थ निकला विशेष, और ज्ञान का तो अर्थ ज्ञान आप लोग जानते ही हैं। तो हुआ विज्ञान भी एक यौगिक शब्द है। अब राजपुत्र, राज का मतलब राजपुत्र का मतलब हुआ राजा का पुत्र, राजा का पुत्र, यानी राजा का पुत्र को हम राजपुत्र कहते हैं। तो राजा का पुत्र एक यौगिक शब्द हुआ। तो इसका राज का मतलब राजा का पुत्र, यानी राजा का राजपुत्र का मतलब हुआ राजा का पुत्र। ये सब हुआ यौगिक शब्द। नेक्स्ट है योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़, तीसरा है योग रूढ़ शब्द। वे शब्द जो यौगिक होते हैं किंतु जिनका अर्थ रूढ़ हो जाता है, योग रूढ़ कहलाते हैं। वे शब्द जो यौगिक तो होते हैं परंतु जिनका अर्थ रूढ़, यानी विशेष अर्थ, रूढ़ का मतलब क्या हुआ विशेष अर्थ प्रकट हो जाता है, उसे योग रूढ़ शब्द कहते हैं। ये सामान्य अर्थ को प्रकट न कर किसी विशेष अर्थ का प्रकटीकरण करते हैं। यानी कि जो शब्द होता है ना उसको हम खंड किया जाए, जो शब्द होता है उसको हम खंड करते हैं तो वो उसका अर्थ न निकल के किसी अन्य अर्थ प्रकट कर देता है, उसे योग रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे लंबोदर, अब लंबोदर हुआ, लंब माने लंबा, उदर माने उदर का अर्थ हुआ पेट, और लंबा पेट वाला कौन है, गणेश। तो इसका अर्थ हुआ अलग, माने है तो लंबोदर और इसके पाठ को अलग किए लंब है उदर जिसका, इसका हम पाठ को अलग किए तो लंबे उदर, यानी कि लंबे पेट वाला, अर्थात क्या हुआ, अर्थात गणेश जी लंबोदर हुए। लेकिन लंबोदर शब्द का प्रयोग केवल गणेश जी के लिए ही किया जाता है। इसी प्रकार जलज, यानी जलज जो शब्द है, जल आजोर जल का अर्थ हुआ जल, ज का अर्थ हुआ जल में जन्म लेने वाला, यानी कि जलज। और जलज का अर्थ हुआ पंकज, जलज का अर्थ हुआ कमल, जल में कमल ही जन्म लेता है। तो जलज का अर्थ हुआ इसको अलग किए, जलज को अलग किए तो जल में जन्म लेने वाला अर्थात कमल। तो जलज का अर्थ हुआ कमल। इसी प्रकार है चारपाई, चौपाई, ये सब हुआ योग रूढ़। तो योग रूढ़ शब्द में होता है कि वे सब जो यौगिक तो होते हैं दो शब्दों से तो मिलकर बना होता है, प्रत्येक खंड वे शब्द जो यौगिक होते हैं, यौगिक में ऊपर में हमने पढ़ा कि वे शब्द जिनका प्रत्येक खंड सार्थक हो, यानी कुछ ना कुछ अर्थ निकले। तो योग रूढ़ शब्द के प्रत्येक खंड सार्थक होते हैं, कुछ ना कुछ अर्थ होते हैं, परंतु इनका अर्थ रूढ़ यानी विशेष अर्थ प्रकट हो जाता है। जो शब्द जो सार्थक खंडों का जो अर्थ होना चाहिए ना उससे विशेष अर्थ प्रकट कर देता है इसका खंड। तो वैसे शब्द को योग रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे लंबोदर का मतलब हुआ लंबे उदर वाला, अर्थात गणेश जी। जलज का अर्थ हुआ जल में जन्म लेने वाला, अर्थात कमल। चारपाई यानी चार पैरों वाला, अर्थात खटिया या चौकी, ये सब हुआ चरपाई। चौपाई माने चार पैर वाला, अर्थात कोई जानवर हुआ। तो ये सब हुआ योग रूढ़ शब्द। लंबोदर शब्द का अर्थ लंबे उदर वाला। इस प्रकार लंबे उदर वाले जितने भी जीव है लंबोदर हुए, लेकिन लंबोदर शब्द का प्रयोग केवल गणेश जी के लिए किया गया। इसी प्रकार जलज का सामान्य अर्थ होता है जल में जन्मा हुआ,
किंतु यह विशेष अर्थ में केवल कमल के लिए प्रयोग होता है, जल में, जन में और किसी वस्तु को हम जलज नहीं कह सकते हैं। तो ये हुआ योग रूट शब्द। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।